गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने स्टडी किया था पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में दो कंट्रीज़ के बारे में स्टडी किया, जिसमें एक श्रीलंका और दूसरा था बेल्जियम। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग को अडोप्ट नहीं किया, नो पावर शेयरिंग, जबकि बेल्जियम है उसने पावर शेयरिंग को अडोप्ट किया। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल पे सेटअप की गई। फर्स्ट यूनियन गवर्नमेंट और सेकंड थी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस टाइप से इनके बीच में पावर शेयर की गई। इसका मतलब कि बेल्जियम में एक जो गवर्नमेंट का सिस्टम अडोप्ट किया गया वो फेडरलिज्म अडोप्ट किया गया। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है फेडरलिज्म का वो समझना है कि फेडरलिज्म फेडरलिज्म क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which power is shared between two level of government. क्लियर कि ये गवर्नमेंट की फॉर्म है जहाँ पे पावर है मिनिमम 2 लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में शेयर की जाती है, जैसा कि बेल्जियम में किया गया। श्रीलंका में ऐसा सिस्टम अडोप्ट नहीं किया गया। तो फेडरलिज्म की मिनिमम जो कंडीशन बनती है वो यही है कि यहाँ पे 2 लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो वर्ल्ड में आप बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, उन्होंने फेडरलिज्म जो गवर्नमेंट है उसको अडोप्ट किया है। तो फेडरलिज्म की दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, एंड पावर इज शेयर्ड बिटवीन 2 लेवल पे, एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। क्या हो सकती हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स? जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कही जाती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये कुछ भी नाम हो सकते हैं दूसरे लेवल की गवर्नमेंट के जिसमें पावर शेयर की गई है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म की सबसे पहली जो फीचर है वो ये बनती है कि इसमें मिनिमम 2 लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए। किस पे भाई? मिनिमम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 लेवल पे गवर्नमेंट। इसकी पहली प्री रिक्विसाइट जिसको बोलते हैं, फर्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स यही है कि यहाँ पे 2 लेवल पे गवर्नमेंट होती है। सेकंड, बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स सेम सिटीजन। दोनों जो गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करती है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, हरियाणा में आप रह रहे हो तो आपके ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है, और हरियाणा गवर्नमेंट के साथ साथ सेंटर की जो गवर्नमेंट है यूनियन गवर्नमेंट वो भी आपके ऊपर रूल करती है। तो दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं वो सेम सिटीजन्स को रूल करती हैं, गवर्न करती हैं, लेकिन इनका जो ज्यूरिसडिक्शंस है वो स्पेसिफाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका ज्यूरिसडिक्शंस, कार्य क्षेत्र क्या है, इनका वर्क फील्ड क्या है, उसको क्लासिफाई किया गया है। थर्ड, तीसरा जो इसकी फीचर बनती है वो ये है कि ज्यूरिसडिक्शंस हैं अलग अलग लेवल पे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। ज्यूरिसडिक्शन is specified in constitution.
इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको किसमें स्पेशलाइज किया है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन में। हर एक पॉइंट को इनके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फोर्थ पॉइंट, फंडामेंटल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन can't be changed by one level of government। कोई भी एक लेवल की जो गवर्नमेंट है, वन लेवल गवर्नमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहे, फंडामेंटल नेचर को, तो वो अकेली गवर्नमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकती। कि यूनियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी असेंट मीन्स परमिशन भी रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 5 जो पॉइंट है वो है कि कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या करने का जो राइट है या पावर है वो किसको दिया गया है? कोर्ट को दिया गया है। और कोर्ट्स हैं वो एक एम्पायर के रूप में भी वर्क करता है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो इन डिस्प्यूट्स को कोर्ट्स ही सोल्व करता है। ठीक है, तो ये कोर्ट की पावर को भी एक्सप्लेन करता है। सोर्स ऑफ इनकम is specified, both governments source of income specified, both जो governments हैं required money to work to govern the citizen to provide facilities। दोनों ही गवर्नमेंट को फाइनेंस की, पैसे की ज़रूरत होती है और दोनों के ही जो इनकम सोर्स हैं वो स्पेसिफाइड हैं, अलग अलग हैं। बोथ गवर्नमेंट can't gain सेम टाइप ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द सिटीजन्स। एक तरह के ही टैक्सेस दोनों गवर्नमेंट नहीं ले सकती, दोनों अलग अलग टाइप के टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट से सिटीजन्स के ऊपर लगाती है। और लास्ट जो फीचर है इसकी, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। फेडरलिज्म के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कि पहला ये तो कि कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करता है, प्रमोट्स यूनिटी। कंट्री की जो यूनिटी है उसको बढ़ावा मिलता है क्योंकि पावर शेयर की गई है। जैसे कि श्रीलंका में पावर शेयर नहीं की गई तो वहाँ लोगों में झगड़े हुए, सिविल वॉर में टर्न हो गया। लेकिन यहाँ पे पावर शेयर की गई है, सबको चांस दिया गया है पावर में, तो यहाँ पे यूनिटी है कंट्री की, प्रोमोट होती है। और दूसरा है म्यूचुअल ट्रस्ट। ये भी बढ़ता है कि दोनों जो गवर्नमेंट है एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखती हैं और अच्छे से वर्क करती हैं। तो यहाँ पे फेडरलिज्म की डेफिनेशन के बाद इसकी 7 इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसको फेडरलिज्म कहने के लिए। ठीक है, आया होगा आपको समझ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।